नमस्कार। उनकी कलम मेरी आवाज़ में आप सभी का स्वागत है। आइए सुनते हैं कहानी कबले बीती अमावस के रतिया, जिसे लिखा है गीता श्री जी ने। 12 साल बाद जैसे उमा कुमारी के भाग्य जगे, वैसे ही सबके जगे। हाईवे के किनारे बसा पूरा गांव चहचहा उठा था। सबकी जुबां पर यही बात थी। खातोपुर गांव का उत्साह देखते बन रहा था। खुद उम्मी यानी उमा कुमारी के पति देव अचंभित थे कि जिस स्त्री को अब तक त्याज्य समझा था, उसे गांव के लोग इतना प्यार कैसे करते हैं। उसे उम्मों के प्रति गांव वालों के प्यार पर उतनी खुशी नहीं हो रही थी जितना अचंभा हो रहा था। वह अपनी शहरी आंखें फाड़ फाड़ कर कभी आधुनिक रंग ढंग में रंग चुकी युवा बीवी को देखे तो कभी ओसारे पर जमा महिला मंडल की औरतों को। सिर्फ औरतें नहीं, उनके आगे कई बच्चे खड़े खड़े टुकुर टुकुर देखे जाए तमाशा। गाड़ी दरवाजे पर ही खड़ी थी। कोई उससे सवाल नहीं पूछ रहा, कितने साल कहाँ रहे, जवान बीवी की खोज खबर क्यों न ली, क्यों लापता रहे कि कोई ढूंढ न सके। जब पता चला तो कहानी बदल चुकी थी। पता चले भी 5 ही साल हुए। उम्मों ने कैसे दिन रैन बिताए क्या पता। उम्मों के पति देव यानी मालभोग ठाकुर जानना भी नहीं चाहते कि उम्मों के दिन रैन कैसे कटे उसके बिना। बस वे इन दिनों खाली थे, पत्नी विहीन थे। पत्नी उनसे अलग होकर बच्चा समेत दूसरे परिवार में रम चुकी थी। लगभग शहर से गायब थी, जैसे वे खुद गायब हुए थे। उन्हें पहली बार पता लगा था लापता होने का दर्द पीछे छूट जाने वालों के लिए क्या होता है। अब वे लापता नहीं रहना चाहते थे और पुराने पते पर लौट जाना चाहते थे, जहाँ कोई अब भी उनकी राह देख रहा था। उन्हें एक औरत की सख्त ज़रूरत थी जो शहर में उनके खालीपन को भर सके, उनकी देख रेख कर सके, उनका घर संभाल सके। वे इन दिनों नितांत अकेले हो गए थे। तन्हाई काटे नहीं कट रही थी। अकेला घर काट खाने को दौड़ता था। स्कूल से निकलने के बाद सीधे कोचिंग सेंटर पहुंच जाते और देर शाम तक वहीं समय बिताते। रात तो आखिर सबको अपने घर लौटने पर मजबूर कर ही देती है। पहले वे कोचिंग सेंटर में 1 घंटा समय देते थे। जब से अकेले हुए हैं, कोचिंग सेंटर में ज़्यादा बैच पढ़ाने लगे हैं। कमाई भी अच्छी और वक्त भी अच्छा कट जाता है। घर की याद नहीं रह जाती। लेकिन कब तक? घर तो लौटना ही था। दिनों के बीच में एक रात होती है जो विभाजन करती है, अगले दिन के लिए इंसान को तैयार करती है। एक नई शुरुआत के लिए रात एक स्पेस है जहाँ से प्रस्थान की भूमिका तैयार होती है, अगली रणनीति की योजना बनती है। रात सिर्फ विश्राम स्थल नहीं, प्रस्थान बिंदु भी है, जहाँ माल भोग उर्फ मालू जी तरह तरह की रणनीति बनाया करते हैं। जिंदगी अकेली न कटे, इसकी रणनीति रात में ही बनाते हैं, जो सुबह तक ध्वस्त हो जाती है। किसे अपने साथ लें, किससे सलाह करें, हिम्मत नहीं जुटा पाते कि गांव एक बार फ़ोन करके बात ही कर लें। 5 साल से संपर्क बढ़ाना शुरू किया था जब बेटे ने कहा था, दादी से मिलना है, गांव कैसा होता है, आपका घर देखना है पापा। बेटा अपनी जड़ खोज रहा था और पापा जड़ से कटकर भुरभुरी ज़मीन पर उग रहे थे। उन्हें कभी एहसास ही ना हुआ कि वे जड़ विहीन हो चुके हैं और उनके पैरों तले ठोस ज़मीन नहीं, रेत ही रेत है। 1999 की गर्मियों में जो घर छोड़कर निकले सो लौटे ही नहीं। एक खत लिखकर सूचित कर दिया कि वे हमेशा के लिए घर छोड़कर जा रहे हैं। उनकी खोज बेकार है, कभी न लौटेंगे। जब तक वह स्त्री घर में रहेगी, हम पैर न धरेंगे। जवाब के लिए कोलकाता का एक पता भेजा था।
उस पते पर गांव से कोई न गया। जाता भी कौन? पिता तो बचपन में ही गुजर गए थे। बची थी केवल माँ और एक विवाहित बहन जो यदा कदा मायके की देखभाल बेटे की तरह करती थी। शिक्षिका माँ ने जरूर अपने हाथों से खत लिखा, जिसका मजमून इस प्रकार था। प्रिय बेटा जी, आप हमारे लिए जीवित होते हुए भी मरे हुए के समान हैं। आपने तो हमारी कोख को लज्जित किया है, हमें कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा है। हम आपको अपने जायदाद से भी बेदखल करते हैं और आज से मेरे लिए बेटे की तरह होगी आपकी पत्नी, मेरी बहू, जिसे मैं अपनी पसंद से ब्याह लाई हूँ, जिसकी वजह से आप घर त्याग कर चले गए, अपनी माँ तक का ख्याल न रखा। इस बुढ़ापे में मेरा कोई आसरा नहीं है सिवाय बहू के। हम इसके भरोसे ज़िंदगी काटेंगे। आप जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। हम सब मर गए आपके लिए। इस खत के साथ खातोपुर गांव हमेशा के लिए दिल दिमाग से मिट गया। सब कुछ भुलाकर माल भोग ने कोलकाता से भी दूर मणिपुर जाकर अपनी ज़िंदगी शुरू की। गणित में होशियार मालू ने वहाँ प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना शुरू किया और साथ में बीए की पढ़ाई भी जारी रखी। जो भी फैसला उसने लिया उसके लिए वह खुद ही तैयार नहीं था। मुजफ्फरपुर में हॉस्टल में रहकर पढ़ाई करते हुए उसे पता नहीं था कि उसके पीछे गांव में उसकी माँ ने उसकी आगामी ज़िंदगी की पटकथा कुछ इस तरह लिख दी कि उसे सब कुछ छोड़कर अनजान नगर में बस जाना पड़ा। कैसे भूल जाए 1999 की गर्मी छुट्टी को। 15 मई को गांव आया 2 महीने के लिए और इधर माँ ने बैंड बजवाने की पूरी तैयारी कर ली थी। वह चीखता रहा कि एक बार लड़की से मिलवा दो। माँ ने आगे में फ़ोटो रख दिया। लड़की का बायोडाटा देखना चाहता था। माँ ने 4 लाइन की जानकारी आगे में धर दी। लड़की का नाम उमा कुमारी, जन्मतिथि, शिक्षा 10वीं पास, रंग गेहुआ गोरा, लंबाई 5 फीट, गृह कार्य में निपुण, मृदुभाषिनी, लोकगीत से लगाव, व्रत त्योहार में गहरी आस्था। बायोडाटा देखकर मालू ने माथा ठोक लिया। माँ खुद शिक्षिका होकर उसके भाग्य का ऐसा फैसला कैसे कर सकती थी? वह हैरान था। उसने प्रतिवाद जताना शुरू किया। माँ अपना कलेजा पकड़कर ज़मीन पर लुढ़क जाती। पूरा घर पट्टीदार सब हाय हाय करने लगते। लगन के समय में ऐसा अशुभ नाटक करना मालू को शोभा नहीं देता है। सब लोग मालू को कोसने लगते। मालू को अपना भविष्य अंधकार में दिखता और चुप लगा जाता। इसी माहौल में मालू ब्याह दिए गए उमा कुमारी से। उधर उमा कुमारी को कुछ नहीं पता कि लड़के वालों के घर में क्या चल रहा है। वे तो ब्याह कर आ गई। मड़वा में ही देख लिया था अपने पति देव को और निहाल हो गई थी। पति देव ने एक बार भी पलटकर बहू का मुंह नहीं देखा। ससुराल में इतनी चुहल होती रही, मुंह दिखाई की रस्म हुई। काहे को मालू जी लट कर देखें। दूल्हे को अतिरिक्त रूप से गंभीर देखकर कुछ लोगों ने कानाफूसी शुरू कर दी थी। मालू के चेहरे से साफ पता चल रहा था कि वे अपनी शादी में नहीं, किसी मातम में शामिल होने आए हैं। उनके मन में क्या चल रहा है उससे सब अनजान थे। उमा कुमारी ने तो बस एक झलक देखी और उसी छवि में खो गई। उसके पास सपने बुनने का अवकाश था, भविष्य सोचने के लिए पर्याप्त अवसर भी। शादी ब्याह में दूल्हा दुल्हन को छोड़कर सबके पास बहुत काम होता है। 2 तमाशबीन होते हैं जो सारे रिश्तेदारों को नाचते हुए चहकते हुए देखते हैं और मज़े लेते हैं। दोनों की इतनी कद्र होती है कि कसम से जीवन में पहली और आखिरी बार वीआईपी होने का एहसास होता है। दोनों अपनी अपनी दिशाओं में खोए हुए थे। दोनों सपने बुन रहे थे। ऊन के गोले और उनके रंग अलग अलग थे।
जबकि मर्जी की शादी में एक ही गान बजता है, तेरे मेरे सपने अब एक रंग हैं। यहाँ तो रेत पर ताश के महल खड़े होने की नौबत आ गई थी। मालू जी दुल्हन लेकर चले और कोहबर में जाने से पहले ठिठक गए। बहन रास्ता रुककर खड़ी थी। बहिन सब के नेग पहिले, चुकइयो हे दुलरउआ भैया, तब जई हो कोहबर आपन, हे दुलरउआ भैया। मालू जी ने सोचा, अच्छा मौका है। पॉकेट से सारी सलामी निकाली जो ससुराल में आते वक्त बड़ों के पैर छूने पर मिली थी। जेब से निकाली और सारी की सारी बहन को थमा दी। बहन गद्द और हैरान दोनों। इतना कंजूस भाई, इतना मेहरबान कैसे? वह सशंकित होकर रास्ते से हटी और दुल्हन अंदर, समूची भीड़ अंदर। मालू बाहर से ही खिसक लिए, गर्दन से पीली धोती उतारी और देह पर से पीले अक्षर झाड़ते हुए सीधे दालान पर बैठ गए। वहाँ बहन पहले से बैठी हुई जीजा के कान में कुछ कह रही थी। जीजा का चेहरा तन गया। वह सावधान की मुद्रा में उठा और मालू जी से चिपक गया। मालू को ये सब असहज लगा। मालू ने कहा, मुझे दिशा के लिए खेत में जाना है। जीजा ने कहा, क्यों? बाहर मर्द वाले लैट्रिन में जाओगे तो कोई दिक्कत? तुम ही शहरी लोगों के लिए बनवाया गया है साले बाबू। हमको खुले में जाना है। कोई दिक्कत? हाँ दिक्कत। दूल्हा खेत में जाएगा। बताओ ज़रा, हालत देखिए अपनी। जाओ चापाकल पर नहाओ धो, फिर बाहर निकलने लायक लगोगे। हमको आप मत बताइए। बोलते हुए मालू उठे और चौखट पर रखा लोटा उठाया और खेत की तरफ चल पड़े। पीछे पीछे जीजा जी। वह हाथ से इशारा करते रहे लौटने का। जीजा क्यों लौटने लगे? मालू ने आंखें दिखाई। तब जाकर जीजा के कदम रुके। वहीं खड़े रहे जहाँ से घनी झाड़ी नजर आने लगी थी। उनका इंतज़ार लंबा खिंच गया। वे झाड़ी में झांकने गए। लोटा वैसे ही पड़ा था। मालू हाईवे का रास्ता पकड़कर कब के दूर निकल चुके थे। गांव की भोर हो चुकी थी। हल्के अंधेरे में ही दुल्हन विदा होकर आई थी। जब तक पूरा गांव जगता खेत की तरफ सोच के लिए आता, मालू गांव से पार हो चुके थे। जीजा जी खाली हाथ चिल्लाते हुए लौटे। माथा पीट रहे थे। उनको लोगों ने धरा। आंगन की औरतें बाहर निकल आईं। कोहबर में औरतों से घिरी दुल्हन अकेली रह गई थी। उस तक सिर्फ आवाज़ें, चीख पुकार पहुंच रही थी। उसके भीतर शोर नहीं, सन्नाटा पसर रहा था। जिसके साथ जीवन बिताने का फैसला कर रही थी। ऊन के गोले बिखर गए थे। सपनों की स्वेटर उधड़ गई थी। उसमें पांव धंस रहे थे और आंखों से बुनाई दिखनी बंद हो गई थी। उसने कोहबर की दीवार पर सिर टिकाकर आंख बंद कर लिया। नींद गम के मारों के लिए सांत्वना की तरह होती है। सारी रात की जगी उमा कुमारी को नींद आ गई थी। उसके बाद उसे नींद से मोहब्बत होने लगी थी। जब मौका मिलता कहीं भी सोने की जगह ढूंढ लेती थी। माहौल सामान्य हो चला था। मायके वाले विदा कराने नहीं आए। सासू माँ ने हमेशा के लिए अपने पास रख लिया। उन्हें घर देखने वाले की ज़रूरत भी थी। उन्हें सहायिका मिल गई थी। बेटे का गम भी खत मिलने के बाद कम हो गया। सलामती की खबर काफ़ी राहत देती है। दोनों अपनी अपनी ज़िंदगी में रमने लगी थी। उमा कुमारी के पास रहने को घर तो था, खाने को अन्न था, सब कुछ ज़रूरत भर था। सासू माँ का तीर्थ यात्राएं बढ़ चली थीं। पैसे की तंगी का रोना बढ़ गया था। उमा कुमारी की देह पर कपड़े ज़रूरत भर थे। खेत के अन्न और सब्जी से काम चलाने की नसीहतें थीं। कपड़े खुद सिलकर पहनने की हिदायतें थीं। स्वेटर खुद बुनकर पहनने का हुक्म था। बाजार पहुंच से बाहर था। सासू माँ का जुमला अक्सर उछलता था, का पर करूं सिंगार, पिया मोरा आन्हर। सिंगार के लिए ना पैसे थे, न साधन, न मन, न घर के काम कभी खत्म होते थे। मन में छोटी सी इच्छा जग रही थी
कि सासू माँ की तरह ही टीचर ट्रेनिंग करके टीचर बन जाए। सरकारी नौकरी की चाहत उसे खींच रही थी। जी जान लगाकर सासू माँ की सेवा में खुद को लगा दिया था। उनका हर सितम सहे जाए, कड़वे वचन को हवा में उड़ा दे। सासू माँ यानी शशिकला देवी अपनी बहू की सेवा से प्रसन्न रहती थी और पट्टीदारों के सामने बेटे को कोसती रहती थी, जिसने उसकी पसंद की बहू को अपनाने से इनकार कर दिया था। इस बात को वे अपनी पराजय के रूप में लेती थी। एक आध बार दबी जुबान में किसी रिश्तेदार ने कहा, लड़की की उम्र ही क्या है, ब्याह क्यों नहीं देती, क्यों मर्द के बिना घर में बिठा रखा है, कहीं ऊंच नीच हो गई तो। बड़ी गोतनी ने कहा, बहू बनाकर लाई थी, बेटी बनाकर ब्याह कर दो, कब तक घर पर बिठा कर रखोगी लड़की को, बेटे ने तो छुआ तक नहीं लड़की को। शशिकला देवी बुरा मान जाती, अरे ऐसे कैसे, मेरे घर की इज्जत है, ब्याह कर लाई थी, मरते दम तक यही मेरी बहू रहेगी, चाहे बेटा वापस लौटे ना लौटे। अब क्या लौटेगा, मालू की माए परदेश में बस गया, शादी कर ली, बच्चे हो गए होंगे, तुम भी किस निर्मोही के इंतज़ार में बैठी हो। शशिकला देवी कुपित हो उठती। उन्हें लगता कि सब मिलकर उनके बुढ़ापे का सहारा छीनना चाह रहे हैं। जाने क्यों उनको लगता कि एक दिन उनका बेटा लौटेगा और उनकी पसंद को अपना लेगा। पागल है, एक बार देखता तो सही, सुहागरात मना लेता तो कभी न जा पाता। बहू इतनी भी बुरी नहीं है, सुंदरता का क्या है, जितना सांवरो संवरती है। उन्हें मलाल रह गया कि बेटे ने बहू को जी भर के ना देखा, ना प्यार किया, और बहू ऐसे भी कभी शिकायत नहीं करती, दिन भर काम में जुटी रहती, खाली समय में कुछ कुछ बनाती रहती और सोती रहती। नींद बहुत प्यारी थी उसे। नींद के कारण शशिकला देवी बहुत डांट लगाती थी। उमा कुमारी को डांट का कोई फर्क नहीं पड़ता था। फर्क तब पड़ता था जब वह नगद रुपए उनसे मांगती और वे कोई बहाना बनाकर टाल जाती, 10 सवाल पूछती। फिर उसने मांगना ही बंद कर दिया। किताबें चाहिए थी, आगे की पढ़ाई करनी थी, 10 काम होते थे जिसके लिए कैश चाहिए। हर रोज नींद में जाने से पहले उपाय सोचती। दशहरे की छुट्टियां थी। शशिकला देवी गायत्री परिवार की महिलाओं के साथ हरिद्वार के लिए रवाना हो चुकी थी। घर में अकेली उमा कुमारी और अन्न पानी, बगल में कुछ पट्टीदार लोग, जिनकी चहल पहल से उसे आश्वस्त मिलती कि लोग हैं आसपास। मौसम बदलने के कारण आसपास रौनक ज़्यादा थी। गांव के पास से ही हाईवे गुजरता है, सो बाहर की आबो हवा आती थी। एक दोपहर मचिया पर बैठी बैठी उमा नगद रुपयों के बारे में सोच रही थी। कैसे पैसा आए, कहाँ से? सामने बड़ी सी टोकरी में गेहूं पर नज़र पड़ी। मोटा दाना, साफ सुथरा, सोने सा दमकता हुआ। उमा उठी और बाहर की तरफ दौड़ी। मंगरू लाल बाहर गाय के लिए चारा काट रहा था। उसकी बीवी उसके लिए खाना लेकर आई थी। दोनों साथ साथ बैठे किसी बात पर ठिठिया रहे थे। उमा का मन ना हुआ कि इस रंग में भंग डाले। कुछ देर खड़ी रही, अपलक दोनों को देखती हुई। उसे नींद की तलब महसूस होने लगी थी। अभी बिस्तर मिलता तो सो जाती। मंगरू की नज़र पड़ गई। उसने अपनी बीवी को भेजा। नींद के झोंके से उबरकर उमा कुमारी ने मंगरू की बीवी को अपनी योजना बताई। फिर क्या था, थोड़ी देर में दोनों गांव से निकलकर साप्ताहिक हाट में पहुंच गई थी। टोकरी का गेहूं अच्छे मोल में बिक गया। हथेली पर रुपया लिए रिक्शे पर बैठी दोनों स्त्रियां खिलखिलाती हुई चली आ रही थी। मंगरू ने यह दृश्य देखा। उसे भीतर से राहत मिली। उसने बाद में अपनी बीवी को उमा की दोस्ती में निहाल होते देखा। जब तक मलकिन नहीं आ रही हैं तब तक दोनों खूब घूम लो, आते ही पता चलेगा। मन ही मन बड़बड़ाता मगर टोकता नहीं। जानता था कि यह 4 दिन की चांदनी है, उमा के हिस्से फिर अंधेरा। दोनों रोज बाजार जाती। पहले उमा ने रेशमी धागे और सूती कपड़ों से स्टाइलिश झोले बनाए, उन्हें बेचा। फिर गुड़िया, गुड्डे,
मोतियों से छोटे छोटे पर्स बनाए, सब बाजार में बिकते गए। हेयर बैंड बनाया, जो बनाती एक दुकानदार सब खरीद लेता। उमा को ऑर्डर मिलने लगे। वह अपने लिए पहली बार सलवार कुर्ता खरीद कर लाई, नाइटी लाई, किताबें और श्रृंगार के कुछ सामान। शशिकला देवी ज़्यादा दिन वहाँ रुक गई। उमा को और आज़ादी मिली। वह मन ही मन दुआ करती कि कुछ समय और ना आए। उसने अपने पुराने कपड़ों को मिलाकर रंगीन धागे से सूजनी बनाया। वो तो गांव के लोग की हाथों हाथ खरीद ले गए। उमा के हुनर की खुशबू दूर दूर तक फैलने लगी थी। शशिकला देवी लौटी तो झटका खा गईं। जिस उमा को छोड़कर गई थी वो तो नहीं मिली उन्हें। जो उमा मिली वो उन्हें गवारा नहीं हुई। बहुत कलह हुआ और अंत में एक घर को दो स्त्रियों ने मिलकर आपस में बांट लिया। शशिकला देवी का बस चलता तो घर से निकाल देती, लेकिन तब तक उमा का पट्टीदारों में और आसपास बहुत समर्थक हो गए थे, जो अकेली शशिकला देवी पर भारी पड़ गए थे। शशिकला देवी लोकोक्तियों के लिए मशहूर थीं। पट्टीदार पहले से खफा थे। उन्हें मौका मिल गया, क्योंकि शशिकला अक्सर कहा करती, दाल और पट्टीदार जितना गले उतना अच्छा। अब पट्टीदारों ने कहा, ना तुम्हारी दाल गलेगी ना हम पट्टीदार, गलोगी तुम। सब गए छोड़कर, बहू भी गई। देखते हैं बेटी कितने दिन देख रेख करेगी। इस प्रकार से दो स्त्रियों में पहली बार विभाजन देखा गया। उमा ने अपने काम के साथ गांव की 5 स्त्रियों को जोड़ लिया था। अब उसे नींद कम आने लगी थी। काम और पढ़ाई से फुर्सत कहाँ। उसका घर हस्तकला का छोटा मोटा सेंटर बन गया था। हाईवे से गुजरने वाले टूरिस्ट को ढाबे वाले इस घर की तरफ भेज देते थे। जो आता बिना कुछ खरीदे नहीं जा पाता। दिन कट रहे थे। कई साल बीत गए। उमा ने काम को ज़्यादा नहीं बढ़ाया। उसे तो सरकारी नौकरी में जाना था। उसी दिशा में आगे बढ़ रही थी। अपने साथ साथ 5 और औरतों को रोजगार दिलवा दिया था। खुद पढ़ाई में और ट्रेनिंग में व्यस्त। शशिकला देवी ताना मारती, किसके नाम का सिंदूर लगा रखा है, मिटाती क्यों नहीं। मेरा बेटा गया तुम्हारे हाथ से, उसका घर बस गया, वह कभी नहीं लौटेगा। मैं भी उसी के पास चली जाऊंगी, यहाँ का सब बेच बाँच दूंगी। देखती हूँ फिर कौन तुम्हें संपत्ति में हिस्सा दिलवाता है। चली क्यों नहीं जाती ये गांव छोड़कर, क्या रखा है यहाँ। उमा ने कभी पलटकर जवाब नहीं दिया था। पहले रूध होकर रह जाती या नींद लेने चली जाती। अब सुनकर मुस्कुरा देती है, काम में लग जाती है। शशिकला के सारे वार खाली चले जाते हैं। उमा ने हमेशा सिंदूर बिंदी लगाई। एक आध बार उसकी सहेली रूपा ने टोका भी। उमा ने जवाब दिया, तो अपने समाज को नहीं जानती। अभी तो नाम के लिए पति है ना। जिस दिन यह निशानी भी मिटा दी, सब मेरा क्या हाल करेंगे। मैं गांव के इसी घर में इसीलिए पड़ी हूँ कि पति का घर तो है। मैं अकेली छोटे शहर में कैसे जी पाऊँगी। सोच जरा, कोई मर्द तो चाहिए ना साथ। ना भाई है ना बाप। सबने मुझे मरने के लिए यहाँ छोड़ दिया। मैं कैसे खुद को मरने दूँ। मैं मरने तक जिंदा रहना चाहती हूँ, वो भी अपने हिसाब से। किसी पर बोझ नहीं बनना चाहती। जो किस्मत में था वो तो हो गया। मैं अपनी किस्मत बदल नहीं सकती। खुद को बदल सकती थी, बदल दिया। अब चलने दे, देखा जाएगा। ज़िंदगी पूरी पड़ी है। नौकरी हो गई तो यहाँ से चली जाऊँगी, उसके पहले नहीं। कबले बीती अमावस के रतिया, रूपा चुहल करती। अरे बीत जाएगी सखी, कोई अमावस इतनी लंबी नहीं होती कि अंजोरिया रात को रोक ले। उसी टोन में जवाब देती उमा। दोनों हंस पड़ती एक साथ। रूपा के साथ चुहल के पल खूब मिलते थे। सुख दुख के बीच भी दोनों चुहल कर लेती थी। और सिंदूर कब तक लगाएगी। उमा के सिंदूर पर उंगली धरते हुए पूछा था। एक बार मुझे उनसे मिलना है रूपा, एक बार। फिर जब तक तू सिंदूर लगाएगी कोई और मर्द तेरी तरफ ताकेगा भी नहीं। ऐसे ही जीवन गुजारेगी क्या। उमा को ऐसी बातों पर फिर से नींद आने लगती थी। लंबी नींद जिसमें अपने लिए वह सुकून ढूंढा करती थी।
नींद की पनाह उसके लिए कितनी ज़रूरी थी। नींद उसके लिए वह नदी थी जिसमें तैरकर दुख से दूर जा सकती थी। नींद में पानी ही पानी और इसमें डूबती उतराती उमा। कभी नदी, कभी झील, कभी पानी में डूबे खेत। कोसी नदी मानो खेतों में घुस आई हो। उस पानी में देखती हरी भरी फसलें सीधी खड़ी होने के बजाय पानी पर सो जाती थीं, अधलेटी सी। उमा की पनीली नींद हमेशा कर्कश आवाज़ों से खुलती थी। पूरा शरीर गीला होता था, जाने नींद भिगोती थी या पसीना होता था। गरम सपनों के भाप से भी तो भीग जाते हैं हम। ऐसे जाने कितने बरस बीते। उमा ने बरस नहीं युग गिने, उम्र नहीं गिनी, जिंदगी के दिन गिने। 12 सालों के संघर्ष ने उसे 32 साल की उम्र में 40 पार का बना दिया था। इस बीच पति की तरफ से कोई संपर्क की कोशिश न हुई, ना कोई खत आया। उमा ने अपने मोबाइल नंबर को हवा की तरह दूर दूर तक फैला दिया था। नौकरी के इंतज़ार में बेहाल हो गई। वैकेंसी निकलती तो आवेदन करती, कहीं ना कहीं कोई विवाद खड़ा हो जाता, फिर रुक जाती बहाली। समस्तीपुर कोचिंग सेंटर के अधेड़ मालिक द्रुम्रदल सिंह उमा के लिए वैकेंसी पर खास नज़र रखते थे। दिल से उसकी मदद करना चाहते थे। उनका मानना था कि औरतों के लिए टीचिंग जॉब सबसे बेहतर और सुरक्षित होता है। वे ग्रामीण पृष्ठभूमि की लड़कियों औरतों को यही समझाते थे, उन्हें सारी जानकारी मुहैया कराते थे। उमा को उनके रूप में एक बड़ा सहारा मिल गया था। उमा को किसी भी दिन अपॉइंटमेंट लेटर का इंतज़ार था। आंगन में अपनी हस्तकला टीम के साथ बैठी उमा गप्पे मार रही थी। इस महीने एक एनजीओ ने अलग तरह के कलात्मक झोला बनाने का बड़ा ऑर्डर दिया था। सभी लगी पड़ी थी जी जान से। रेशमी और सूती धागों का संसार आंगन में फैला पड़ा था। टीम में शोभा पैचवर्क का काम अच्छा कर लेती थी, सो एनजीओ का लोगो बनाने में व्यस्त थी। यह स्त्रियों का साझा संसार था, जहां सबके चेहरे पर स्वाभिमान का नूर टपकता था। तभी बाहर से कुछ शोर सुनाई पड़ा। कोई गाड़ी रुकी। सबसे पहले आंगन में शशिकला देवी दाखिल हुई, साथ में रिश्ते की औरतें। सबके चेहरे खिले हुए। उमा से अलग बात करना चाहती थीं। उमा ने हैरान होकर देखा, कई साल बाद उसकी तरफ कदम धरा और उससे बात कर रही हैं। पिछले कुछ सालों में तो उमा के मरने जीने की खबर भी ना ली, ना उमा को अपनी तरफ फटकने दिया। ऐसी दीवार खींचती थी कि दोनों उसके पार नहीं देख पा रही थी। उमा चकित होती हुई उनके पास गई। शशिकला देवी को सुनते हुए उमा के चेहरे का रंग पल पल बदल रहा था। कोई एक रंग टिकता न था। सारी औरतें काम छोड़कर बाहर निकल गईं। बाहर पहले से ही काफ़ी लोग जमा थे। वहाँ तरह तरह की सरगोशियाँ सुनाई दे रही थीं। औरतें मुंह पर हाथ रखे बोले कि उमा के भाग जग गए। ऐसे ही सबके जगें। 12 साल बाद आदमी लौट आया। उमा की तपस्या रंग लाई। माँ का बेटा लौट आया। अब सब ठीक हो जाएगा। बड़ा दुख देखी है सास बहू। अब सब मिलजुल कर रहें, और क्या चाहिए। बाहर कुर्सी पर बैठा मालू बेचैनी से पहलू बदल रहा था। निगाह आंगन की तरफ थी। वह पहले सीधे आंगन में आना चाहता था, लेकिन माँ ने रोक लिया था। शशिकला देवी खुद को फिर से बीच में रखने की ख्वाहिशमंद थी। आखिर इस बहू को ब्याह कर तो वही लाई थी। सीधे बेटे को डील करने कैसे दें। कहीं दोनों मिल गए तो उनका क्या होगा। बड़ी मुश्किल से तो बेटा लौटा है, बहू को अपनाना चाहता है। उनके कलेजे पर रखा पत्थर हट गया था। गायत्री मंत्र का जाप करती हुई वे उमा से बात करने घुसी थीं। उमा ने उनकी पूरी बात सुन ली। उसकी आंखें बार बार छलक रही थीं। मन हुआ सारा गुस्सा मान सम्मान झटक कर दौड़ जाए, बाहों में झूल जाए, खूब लड़े खूब बोले। एक ज़माना बीत गया, पूरे ज़माने की बात कह ले। वे सारी चिट्ठियाँ जो बिन पते के लिखी थीं उन्हें पढ़वा दे। उससे बाहर ना जाया गया।
बाहर की भीड़ उसे अच्छी नहीं लग रही थी। उसने शशिकला को धीरे से कहा, उनको अंदर भेज दीजिए, आप लोग जाइए, हम अकेले में बात करना चाहते हैं। मालू को इसी पल का इंतज़ार था। पल भर में वह उमा को बाहों में घेरे हुए खड़ा था। भीड़ बाहर दुआएं पड़ रही थी। उमा से कुछ ना कहा गया। फफक कर रो पड़ी। मालू की बातें उसे सुनाई दे रही थी। पूरे एक युग की कथा वह उसी पल में बता देना चाहता था। अपने भागने की कथा से लेकर वापस आने तक की कथा। जबरिया ब्याह ने उसके भीतर गुस्सा भर दिया था। घर वालों से बदला लेने के लिए उसने ऐसा किया। अपने हर गुनाह को वह कबूलता गया। मणिपुर में अपनी शादी की बात, फिर बच्चा, फिर पत्नी से मन मुटाव, फिर पत्नी का बच्चा समेत घर छोड़कर चला जाना, बिना बताए जाने कहाँ। कोई क्लू नहीं मिल रहा है। एक बार भी ये नहीं कह पाया मालू कि उसे कभी एकांत में उमा की याद आई। जमाने की उस कथा में कहीं जिक्र न था उमा का। उमा ने गला साफ करके मुलायम आवाज़ में पूछा, अब क्यों आए हैं? मुझसे क्या चाहते हैं? अरे, माँ ने बताया नहीं क्या? मालू झुंझलाया। हमें आपसे जानना है। तुम साथ चलोगी ना? हम कोलकाता शिफ्ट कर गए हैं। मणिपुर हमेशा के लिए छोड़ दिया है। तुम्हारे साथ नई जिंदगी शुरू करना चाहता हूँ। मेरे साथ चलो। आपने जो मेरे साथ किया उस पर शर्मिंदा हैं आप? हमसे माफ़ी मांगिएगा, सबके सामने, गांव वालों के सामने, अपनी माँ के सामने। लिखित दीजिएगा कि हमसे ये गलतियाँ हुई और आगे फिर कभी नहीं करेंगे ऐसा। मेरा जीवन था, मुझे हक था अपने हिसाब से फैसले लेने का। लेकिन तुम्हें लगता है मैंने गलती की, तो गलती तो हुई उमा, लेकिन माफ़ी क्यों? पति पत्नी में इतना कहीं लिखत पढ़त होता है? तुम कोर्ट हो क्या? कैसी बातें करती हो? आप मेरी वो रातें, वो मेरा इंतज़ार, मेरा सम्मान लौटा देंगे? पूरी कोशिश करेंगे। अपना तपता हुआ गाल मालू ने उमा के गाल से सटाना चाहा। उमा पीछे हटी, हाथ से उसके चेहरे को दूर किया। आपकी ज़िंदगी थी, आपने फैसला किया, मेरी ज़िंदगी तबाह कर दी। एक बार भी सोचा नहीं, कोई अपराध बोध भी नहीं आपको। आपको सब कुछ कितना आसान लग रहा है ना मालू बाबू? उमा के मुंह से मालू बाबू सुनकर मालू को अजीब सा लगा। वह तो एक ग्रामीण देहाती पत्नी की उम्मीद में आया था, जिसे लेकर उसकी अलग राय थी, जिसमें एक राय ये भी थी कि देहाती पत्नियां ज़्यादा टिकाऊ होती हैं। उमा कुमारी ठाकुर, चलिए अब चलने की तैयारी करिए। माँ से बात हो गई है। गांव वाले भी सब बहुत खुश, सब आपकी तारीफ़ कर रहे थे। गांव वालों पर तो तुमने जादू कर दिया है। अगर मैं ना जाना चाहूँ तो मैं तीसरी शादी कर लूँगा। मत जाओ, मुझे पत्नी चाहिए, औरत चाहिए। मुझे घर बसाना है, अकेले जीवन नहीं काटना है। वंश चलाना नहीं है क्या? इकलौता बेटा हूँ खानदान का, दामोदर ठाकुर का बेटा, मालभोग ठाकुर। निसंतान नहीं मरेगा उमा देवी, समझी? चलिए, अब तक आप मेरे घर में हैं, मेरी पत्नी के रूप में। आप पर मेरा हक बनता है। मर्जी से नहीं जाएंगी तो जबरन ले जाऊंगा। जब तक साथ नहीं चलती मैं यहाँ रहूँगा। मालू गुस्से में कांप रहा था। वह इतने साल बाद लौटा है और पत्नी स्वागत करने के बजाय बहस तलब कर रही है। बाहर तक मालू का चीखना पहुंच गया था। बाहर खड़ी भीड़ के सुर बदल गए थे। ऐसे कोई करता है क्या? इतने दिन बाद भाग जगे हैं। अब तो सुख के दिन आए हैं, क्यों नखरे कर रही है? शशिकला देवी की आवाज़। 4 पैसे क्या कमाने लगी? 4 अक्षर क्या पढ़ लिए? दिमाग खराब हो गया है इस औरत का। जाना तो पड़ेगा, चाहे थाना सिपाही करना पड़े। उमा ने मालू को घर से निकल जाने का इशारा किया। वह बौखलाया हुआ पलटा। मन हुआ एक तेज झापड़ लगा दे और झोंटा घसीट कर गाड़ी में बिठा ले। शशिकला देवी किसी से थानेदार को बुलाने की बात कर रही थी। बाहर ये सब चल रहा था कि उमा अपने हाथ का बनाया हुआ कलात्मक झोला लिए हुए बाहर निकली। क्रीम कलर का दुपट्टा ओढ़ा,
जिस पर अपने हाथों से मिथिला पेंटिंग बनाई थी। श्रीमान मालभोग ठाकुर, आप अपने नाम के अनुसार ही बहुत घटिया इंसान हैं। जाने क्या सोचकर आपका नाम आपके खानदान ने रखा। नाम का बहुत ही असर होता है इंसान पर। हम औरतें आपके लिए माल नहीं हैं कि एक से मन भर गया तो दूसरी को भोगने आ गए। मुझे खेद है कि अब तक आपके घर में रही पत्नी की तरह यह कैद मेरी चुनी हुई थी। आज से आज़ादी भी मेरा चयन। आपका घर, आपकी पहचान, सुहाग के चिन्ह जिन्हें मैंने कर्तव्य समझकर ढोया, ये सब यहीं छोड़कर जा रही हूँ। संभालिए। थाना सिपाही आप क्यों बुलाएंगी? अम्मा जी, हम ही बुला देते हैं। हम बच्चे नहीं। पुलिस जानती है कि एक युग के बाद रिश्ता अपने आप खत्म हो जाता है। हमारे गांव में तो 12 साल बाद गायब आदमी को मरा हुआ मानकर श्राद्ध भी कर देने का रिवाज है। यकीन ना हो तो पंडित जी को बुलाकर पूछ लीजिएगा। तनाव से उमा कपकपा रही थी। कांपते हाथों से उसने झोले से अपना मोबाइल निकाला कि मोबाइल बज उठा। मंगरू की पत्नी पीछे आ खड़ी हुई थी। उमा ने उसको आदेश दिया, घर खाली कर दो, काम का सारा सामान अपने यहाँ ले जा, हम अपना घर बनाएंगे। मंगरू की बीवी काम में जुट गई। पैर पटकता हुआ मालू बाहर की तरफ जाकर जोर जोर से चीखने लगा था। उमा बेपरवाह मोबाइल पर बात करती हुई सधे कदमों से सड़क की तरफ बढ़ी। गहरे तनाव में थी, मगर पहली बार उसे नींद की तलब महसूस नहीं हो रही थी। आशा है कि आपको यह कहानी बहुत ही पसंद आई होगी और आपको बहुत कुछ सिखा कर गई होगी। अगर आपको कहानी पसंद आई है तो एक लाइक करें, अपनों के साथ शेयर करें और हाँ, अगर आप इसी तरह की मनोरंजक कहानियाँ सुनना चाहते हैं और इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल से जुड़ना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलती हूँ एक नई कहानी या कविता के साथ। तब तक के लिए आप सभी का कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, कमेंट करना ना भूलिए, इससे मुझे प्रोत्साहन मिलता है।